नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत एनवीरा एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। और मैं संपत लेड आप सभी के लिए जो है आज कंप्यूटर ग्राफिक्स से संबंधित जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है वो लेके हाजिर हो चुका हूं। और ये क्लास आपके लिए डेफिनेटली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आप प्रीवियस ईयर के अगर पेपर देखेंगे, चाहे DSSS के हो, केवीएस के हो या फिर आपके एनवीएस के हो, उसमें अच्छे खासे तौर पर जो है आपके कंप्यूटर ग्राफिक्स से रिलेटेड जो है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वो चाहे आपके अभी हाल ही में राजस्थान में कंप्यूटर टीचर भर्ती का ही क्यों ना हो मुद्दा, हर वैकेंसी आईए प्रोग्रामर सभी वैकेंसीज में जो है आईए वैकेंसी के अंदर इनके जो है क्वेश्चंस आपके आते हैं। तो इन क्वेश्चंस को अच्छे से समझ लीजिएगा ताकि आपके आगामी एग्जाम में इनकी अच्छी हेल्प आपको मिल सके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 1 के ऊपर। प्रश्न 1 आपके सामने है। आपको प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। तो पहला प्रश्न है आपके लिए, GUI स्टैंड्स फॉर, GUI का फुल फॉर्म क्या होता है? ग्राफिक यूनिफॉर्म इंटरैक्शन, ग्राफिकल यूजर इंटरैक्शन, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका 10 सेकंड का जो समय है वो शुरू हो चुका है। जल्दी से आप आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए आप सभी। तो देखिए आपके सामने इस प्रश्न का उत्तर लेके आ रहा हूं। जो GUI है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, इसके अंदर आपका जो राइट आंसर है, ठीक है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ये हमें जो डिजिटल जो भी उपकरण होते हैं उसके साथ कनेक्ट करने की, उसके साथ जो है जुड़ने की जो है आपको जो है फैसिलिटी देते हैं। ये एक प्रकार के ग्राफिक एलिमेंट्स को जो है रिप्रेजेंट करते हैं। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 की ओर। ग्राफिक्स कैन बी, ग्राफिक्स क्या कर सकते हैं? सिमुलेशन, ड्राइंग, मूवी, फोटोग्राफ्स या फिर उपरोक्त सभी। ग्राफिक्स में क्या क्या हो सकते हैं भाई, जल्दी से बता दीजिए कमेंट बॉक्स में। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया भाई, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा आप सभी। तो देखिए आपके सामने इस प्रश्न का उत्तर लेके आ रहा हूं। ग्राफिक्स जो होती है उसके अंदर सिमुलेशन आ सकता है, ड्राइंग आ सकती है, मूवी और फोटोग्राफ सभी जो है इसके अंदर आएंगे। तो डी वाला ऑप्शन आपका यहां पर सही होता है इस प्रश्न में। तीसरा प्रश्न है आपके लिए, कैड का फुल फॉर्म आपको बताना है। कंप्यूटर आर्ट डिजाइन, कंप्यूटर एडेड डिजाइन, कार आर्ट डिजाइन या फिर आपके उपरोक्त में से कोई नहीं। बहुत ही अच्छी कोशिश कर रहे हैं जो आंसर दे रहे हैं और डेली बेसिस पर क्लासेस को ज्वाइन कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं आपका एक बहुत ही अच्छा जो है आप कोशिश कर रहे हो इसका आंसर देने की। तो देखिए कैड का फुल फॉर्म आपके सामने लेके आ रहा हूं। कैड का फुल फॉर्म होता है आपके कंप्यूटर एडेड डिजाइन, ठीक है, और कैम हो जाएगा तो कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चर, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है आपके लिए चौथा, द कंपोनेंट्स ऑफ इंटरएक्टिव कंप्यूटर ग्राफिक्स आर, ठीक है, इंटरएक्टिव कंप्यूटर ग्राफिक्स के कंपोनेंट इनमें से कौन से हो सकते हैं? ए मॉनिटर, डिस्प्ले कंट्रोलर, फ्रेम बफर या फिर उपरोक्त सभी। तो देखिए भाई आपके सामने इस प्रश्न का उत्तर लेके आ रहा हूं। यहां पर आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपके डी, ठीक है। एक मॉनिटर भी हो सकता है, डिस्प्ले कंट्रोलर भी हो सकता है और फ्रेम बफर भी जो है उसके अंदर हो सकता है। तो 4 के अंदर जिन्होंने डी वाला ऑप्शन दिया उनका आंसर एकदम सही है। अगला प्रश्न है पांचवा, ए यूजर कैन मेक एनी चेंजेस इन इमेज यूजिंग, ठीक है, एक यूजर जो होता है वो किसी भी इमेज में किसकी मदद से जो है चेंजेस कर सकता है? इंटरएक्टिव कंप्यूटर ग्राफिक्स, नॉन इंटरएक्टिव कंप्यूटर ग्राफिक्स, बोथ ए एंड बी या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए भाई प्रश्न संख्या 5 का उत्तर आपके सामने लेके आ रहा हूं। इस प्रश्न के अंदर आपका जो उत्तर होगा वो होगा आपके ए, इंटरएक्टिव कंप्यूटर ग्राफिक्स की मदद से यूजर जो है वो किसी भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस की जाने वाली जो इमेज होती है उसमें चेंजेस कर सकता है, ठीक है। और इसके लिए एक आप बहुत ही अच्छा एग्जांपल आप मान सकते हैं पिंग पोंग गेम वाला जो है, ठीक है। तो आप चेंजेस कर रहे हैं तो वो इंटरएक्टिव कंप्यूटर ग्राफिक्स ICG की मदद से कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, व्हाट इज पिक्सल मास्क, पिक्सल मास्क क्या होता है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये याद रखिएगा। पिक्सल मास्क क्या होता है? ए स्ट्रिंग कंटेनिंग ओनली जीरोस, ठीक है, एक ऐसी स्ट्रिंग जो जीरो को कंटेन करती है, वंस को कंटेन करती है, या स्ट्रिंग कंटेनिंग टू जीरोस को कंटेन करती है, या फिर ए स्ट्रिंग कंटेन 0 और 1 बोथ। तो पिक्सल मास्क किसे कहा जाता है यहां पर आपको इस प्रश्न के अंदर बताना है। तो बहुत ही अच्छी कोशिश कर रहे हैं भाई आप सभी, ठीक है। आप अगर कोशिश करेंगे तो आपको पीछे रखने वाला कोई नहीं है, ठीक है। तो देखिए भाई आपके सामने इस प्रश्न का उत्तर लेके आ रहा हूं। व्हाट इज अ पिक्सल मास्क, तो पिक्सल मास्क का मतलब होता है जिसके अंतर्गत स्ट्रिंग के अंतर्गत जो है बहुत 0 और 1 जो होते हैं, तो वो आपका पिक्सल मास्क होता है। सातवें प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। सातवां प्रश्न है, द हायर नंबर ऑफ पिक्सल गिव अस अ इमेज,
जो हायर नंबर की पिक्सल्स होती है वो हमें क्या देती है, बेटर इमेज, वर्स्ट इमेज, स्मॉलर इमेज या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। आपका आने वाला जो एग्जाम है एनवीएस का एग्जाम की वैसे आप तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए बहुत ही शानदार जो है रिजल्ट आपको देगा। लोगों की निंदा से कभी भी अपना रास्ता मत बदलना ए दोस्त, क्योंकि सफलता जो होती है वो शर्म से नहीं, वो बड़ी ही साहस से मिलती है, ध्यान रखना। तो अपने लक्ष्य के अंदर खोए रहो, आपको जब तक जो है बड़ी जीत हासिल नहीं हो जाती तब तक उसके लिए आप दिन रात लगे रहो। चलिए, तो आपके सामने इस प्रश्न का उत्तर लेके आ रहा हूं। अगर किसी पिक्सल के अंदर बहुत ज्यादा नंबर ऑफ पिक्सल्स है तो वो जो है आपके लिए एक बेटर इमेज जो है वो प्रोड्यूस करेगा, तो ए वाला ऑप्शन जो है आपका सही होता है। 8वां प्रश्न है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरीली, ठीक है, यूज्ड आउटपुट डिवाइस, इनमें से कौन सा एक प्राथमिक आउटपुट डिवाइस की श्रेणी में रखा जाएगा, वीडियो मॉनिटर, स्कैनर, स्पीकर या फिर प्रिंटर। तो देखिए आपके सामने इस प्रश्न का उत्तर लेके आ रहा हूं, ठीक है। प्राइमरी आउटपुट डिवाइस में जो है किसे रखा जाएगा, तो इसका उत्तर होगा आपके वीडियो मॉनिटर जो है इसको प्राइमरी डिवाइस में रखा जाएगा आउटपुट के तौर पर। 9वां प्रश्न है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इज यूज्ड फॉर द एरिया ऑफ कंप्यूटर कैप्चर्ड बाय एप्लीकेशन, किसी एप्लीकेशन के द्वारा जो भी कंप्यूटर के एरिया को कैप्चर किया जाता है तो उसमें कौन सी टर्म्स गिनी जाएगी, डिस्प्ले, विंडो, व्यू पोर्ट या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बिल्कुल बहुत ही अच्छी कोशिश चल रही है, आप सभी आंसर दिए जा रहे हैं। जिन्होंने पहले से तैयारी कर रखी है तो वो यहाँ पर पीछे नहीं रह रहे हैं। चलिए, तो यहाँ पर आपके सामने जो कंप्यूटर का जो एरिया कैप्चर किया जाता है किसी एप्लीकेशन की मदद से, तो उसके लिए कौन सी जो टर्म्स होती है वो जो है यूज में ली जाती है, तो वो टर्म्स होती है आपकी व्यू पोर्ट, ठीक है। उसे व्यू पोर्ट कहा जाता है। जो कंप्यूटर का एरिया सेलेक्ट किया जाता है उसमें आप इसको व्यू पोर्ट के अंदर जाने जाएंगे, ठीक है। और इसके लिए आपको ध्यान रखना है कि जो भी डिस्प्ले डिवाइस जो होता है ना, जो इसके लिए कैप्चर करता है, ठीक है, तो वो आपके इस व्यू पोर्ट के अंतर्गत आता है। 10वां प्रश्न देखिए भाई, एस्पेक्ट रेशियो कैन बी डिफाइंड एज, एस्पेक्ट रेशियो को आप किस रूप में जो है डिफाइन कर सकते हैं, द रेशियो ऑफ वर्टिकल पॉइंट टू हॉरिजॉन्टल पॉइंट, ऑफ पिक्सल, बोथ ए एंड बी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए एस्पेक्ट रेशियो जो होता है वो इनमें से किसे कहा जाता है, तो इसके अंदर आपका जो उत्तर होगा वो होगा आपके ए, द रेशियो ऑफ वर्टिकल पॉइंट और हॉरिजॉन्टल पॉइंट, ठीक है। वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल पॉइंट का जो रेशियो होता है उसे हम क्या कहते हैं भाई, एस्पेक्ट रेशियो कहते हैं। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पैटर्न ऑफ लाइन, ठीक है, इनमें से कौन सा जो है आपके पैटर्न लाइन के अंतर्गत नहीं गिना जाता है, डॉटेड लाइन, डैश्ड लाइन, डार्क लाइन या फिर इनमें से सॉरी उपरोक्त सभी। तो देखिए प्रश्न संख्या 11 का उत्तर आपके सामने रख रहा हूं। प्रश्न संख्या 11 में आपका राइट आंसर होगा डार्क लाइन जो होगा वो आपके एक पैटर्न लाइन के अंतर्गत जो है गिना नहीं जाएगा, सॉरी यहां पर आपको नहीं गिना जाएगा वो पूछा गया था, ठीक है। जो पैटर्न लाइन में नहीं आएगा, तो पैटर्न लाइन में आपकी एक तो डॉटेड लाइन आएगी और एक डैश लाइन आएगा, डार्क लाइन नहीं आएगी। अगला प्रश्न है आपके डीडीए का फुल फॉर्म क्या है, डायरेक्ट डिफरेंशियल एनालाइजर, डाटा डिफरेंशियल एनालाइजर, डायरेक्ट डिफरेंशियल डिफरेंस एनालाइजर या फिर डिजिटल डिफरेंशियल एनालाइजर। तो देखिए जिन्होंने भी इसका आंसर दिया अपना आंसर जांच कर लीजिए, यहां पर आपको डीडीए का फुल फॉर्म पूछा गया है, ठीक है। तो डीडीए का जो मतलब होता है वो होता है आपका डिजिटल डिफरेंशियल एनालाइजर, ठीक है। डिजिटल डिफरेंशियल एनालाइजर जो है वो आपके यहां पर डीडीए का फुल फॉर्म जो है उसके अंतर्गत काना जाएगा, ठीक है। और ये जो है एक प्रकार का इंक्रीमेंटल मेथड होता है, ठीक है। जो भी लाइंस को स्कैन करने का या लाइंस को जब स्कैन करके कन्वर्जन करते हैं ना, तो एक प्रकार का ये इंक्रीमेंट मेथड होता है डीडीए। आगे बढ़ते हैं, आगे के क्रम में प्रश्न संख्या 13 है आपके सामने। 13वां प्रश्न है आपके, फ्रॉम द गिवन लिस्ट ऑफ ऑप्शंस विच वन ऑफ द एक्यूरेट एंड एफिशिएंट लाइन जनरेटिंग एल्गोरिथम, इनमें से कौन सा एकदम एक्यूरेट या एफिशिएंट जो है लाइन जनरेटिंग एल्गोरिथम गिना जाता है, मिड पॉइंट एल्गोरिथम, डीडीए एल्गोरिथम, ब्रेनहैम लाइन एल्गोरिथम या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं।
तो देखिए भाई आपके सामने इस प्रश्न का उत्तर लेके आ रहा हूं, प्रश्न संख्या 13 का जिन्होंने उत्तर दे दिया है, इनमें से कौन सा एक जो है बेस्ट आपका एफिशिएंट मेथड जो है वो गिना जाएगा इसके अंतर्गत। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा आपके सी, ब्रेस-हैनम लाइन एल्गोरिथम जो है वो आपके इसके अंतर्गत जाना जाएगा। ये एक प्रकार का एफिशिएंट मेथड होता है, क्योंकि ये जो है इंटीजर एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन होता है ना, उसको भी ये क्या कर सकता है, इन्वॉल्व कर सकता है, ध्यान रखिएगा। और इन ऑपरेशन की मदद से आप जो है इसको बहुत ही अच्छी तरीके से जो है इसको रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं और एकदम क्विकली जो है आप इस रिजल्ट को आउटपुट या जनरेट कर सकते हैं। तो ये ब्रेस-हैनम जो लाइन एल्गोरिथम है वो एकदम अच्छा लाइन जनरेटिंग एल्गोरिथम गिना जाता है। 14वां प्रश्न है, द प्रोसेस ऑफ पोजिशनिंग एन ऑब्जेक्ट अलोंग अ स्ट्रेट लाइन पाथ फ्रॉम कोऑर्डिनेट पॉइंट टू अनदर इज कॉल्ड। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ पोजिशनिंग एन ऑब्जेक्ट अलोंग स्ट्रेट लाइन पाथ फ्रॉम वन अकॉर्डिंग, ठीक है, कोऑर्डिनेट पॉइंट टू अनदर। ठीक है, एक पॉइंट जो होता है उससे अनदर पॉइंट तक जो है ये आपके जो भी स्ट्रेट लाइन आप जनरेट करते हो तो वो किस में आएगी, ट्रांसलेशन, रिफ्लेक्शन, शेयरिंग या फिर आपके ट्रांसफॉर्मेशन। तो देखिए यहां पर आपका जो ये इसका राइट आंसर होगा प्रश्न संख्या 14 का, वो होगा आपके ए, ट्रांसलेशन कहलाएगा। ठीक है, ट्रांसलेशन जो होता है वो एक प्रकार का प्रोसेस होता है जिसमें आप किसी भी ऑब्जेक्ट को पोजीशन करने के लिए जो है एक डॉट से दूसरी डॉट के मध्य जो है किसी भी लाइन को जो है ड्रॉ करते हैं या पॉइंट करते हैं उसको। आगे बढ़ते हैं भाई हम, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज यूज्ड इन 2D ट्रांसलेशन टू मूव अ पॉइंट। ठीक है, कौन सा जो इक्वेशन होता है जो कि 2D ट्रांसलेशन में जो है पॉइंट एक्स वाई को जो है न्यू एक्स वाई पे जो है आपके न्यू एक्स वाई के ऊपर जो है ये उसको ट्रांसलेट कर सकता है या सॉरी मूव कर सकता है। तो यहां पर चारों ऑप्शंस आपके सामने हैं, देखिए और बताइए इसमें से कौन सा राइट आंसर होगा। तो देखिए आपके सामने इस प्रश्न का उत्तर लेके आ रहा हूं, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा आपका सी। यहां पर देखो सबसे पहले हम ये एक्स डॉट को यहां पर लेके आ जाएंगे, ठीक है, सॉरी एक्स नॉट को यहां पर लेके आ जाएंगे, जिसमें यहां पर हम एक्स प्लस टी एक्स को कर देंगे। उसके बाद हम यहां पर वाई नॉट को लेके आ जाएंगे और इसमें वाई प्लस वाई जो वाई जो है उसके ऊपर हम इसको क्या कर देंगे, मूव कर देंगे नेक्स्ट वाले पॉइंट के ऊपर। अगला प्रश्न देखिए, सोल्व द प्रोसेस ऑफ रीपोजिशनिंग एन ऑब्जेक्ट अलोंग अ सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड। ठीक है, ऐसा प्रोसेस जिसके अंतर्गत आप किसी ऑब्जेक्ट को एक सर्कुलर पाथ के बेस पर जो है रिपोजिशन करते हैं वो क्या होता है, ट्रांसलेशन, रोटेशन, स्केलिंग या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए आपके सामने इस प्रश्न का उत्तर लेके आ रहा हूं, प्रश्न संख्या 16 का जिन्होंने उत्तर दिया है, प्रश्न 16 के अंदर आपका राइट आंसर होगा रोटेशन, क्योंकि बात सर्किल की है तो यहां पर आपका जो है इसमें रोटेशन का ही प्रोसेस होगा। अगला प्रश्न है 17, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मस्ट बी स्पेसिफाइड टू जनरेट अ रोटेशन। ठीक है, इनमें से किसका प्रयोग करके जो है हम रोटेशन को जनरेट कर सकते हैं, रोटेंशियल डिस्टेंस, रोटेशन एंगल, कोऑर्डिनेट्स या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए आपके सामने इस प्रश्न का उत्तर लिख रहा हूं, प्रश्न संख्या 17 का जिन्होंने उत्तर दे दिया है। ठीक है, यहां पर आपको पूछा गया कि इसकी मदद से आप जो है रोटेशन को जनरेट कर सकते हैं, तो इसके अंदर आपका जो उत्तर होगा वो होगा आपके रोटेशन एंगल, रोटेशन जो एंगल होता है उसकी मदद से। ठीक है, रोटेशन के लिए आप जो है इस मेथड को आप जो है यूज कर सकते हैं या रोटेशन पॉइंट के लिए भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, रोटेशन पॉइंट जो होता है उसको हम पाइवोट पॉइंट के नाम से भी जानते हैं और ये सवाल आया हुआ है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, जो रोटेशन पॉइंट होता है ना, जो भी रोटेशन पॉइंट होगा तो उसको हम पाइवोट पॉइंट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और एक सवाल जो लास्ट ईयर पूछा गया था अभी हाल ही में जो लेटेस्ट में जो भी कौन सा वीडियो फॉर्मेट चल रहा है जो हाई क्वालिटी की जो वीडियो आपको जो है क्वालिटी देता है कम साइज में, तो H.264 ये सवाल आया हुआ है, आपको पता होगा जूनियर प्रोग्रामर के वाला एग्जाम में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 18वें प्रश्न की ओर, ए पॉजिटिव वैल्यू ऑफ रोटेशन एंगल। एक रोटेशन एंगल की पॉजिटिव वैल्यू क्या होगी, रोटेशन एन ऑब्जेक्ट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, रोटेशन एन ऑब्जेक्ट इन काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ओ ए और बी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं।
बहुत अच्छी कोशिश चल रही है आपकी। तो यहाँ पर हम देखते हैं प्रश्न संख्या 18 की ओर, ठीक है। पॉजिटिव वैल्यू जो होती है रोटेशन एंगल की वो क्या होती है, तो इसके अंदर आपका उत्तर होगा बी, रोटेट्स एन ऑब्जेक्ट इन काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को रोटेट करते हो तो वो आपकी क्या होगी, पॉजिटिव वैल्यू होगी, किसी रोटेशन एंगल की जो है वो पॉजिटिव वैल्यू होगी। अगला प्रश्न देखिए 19, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन इज यूज्ड फॉर अल्टरनेटिंग द ऑब्जेक्ट साइड, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन, इनमें से कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन है जिसका प्रयोग करके हम जो है ऑब्जेक्ट साइज को ऑल्टरिंग कर सकते हैं, सॉरी, ट्रांसलेशन, स्केलिंग, रोटेशन या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए यहां पर प्रश्न संख्या 19 के अंदर आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपके स्केलिंग। स्केलिंग का मदद आप जो है यूज करके जो है आप किसी भी ऑब्जेक्ट साइज को ऑल्टरिंग कर सकते हैं। अगला प्रश्न है 20 आपके, व्हाट हैपेंस इफ द वैल्यू ऑफ स्केलिंग फैक्टर्स SX और SY लेस देन, ठीक है। यहां पर आपके 1 से जो है अगर ये कम हो, SX भी जो है 1 से कम हो और SY भी कम इससे कम हो, तो ए वाला है आपके नो चेंजेज इन ऑब्जेक्ट साइज में कोई भी चेंजेज नहीं होगा। रिड्यूस द ऑब्जेक्ट साइज, रिड्यूस हो जाएगी ऑब्जेक्ट साइज, इंक्रीज हो जाएगी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए अगर स्केलिंग फैक्टर जो है SX और SY ये अगर 1 से कम हो तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, तो इसके अंदर आपका उत्तर होगा बी, रिड्यूस द ऑब्जेक्ट साइज। ऑब्जेक्ट की जो साइज है वो क्या हो जाएगी भाई, रिड्यूस हो जाएगी। अगला प्रश्न है 21वां, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस द यूनिफॉर्म स्केलिंग विल बी प्रोड्यूस्ड, ठीक है। ऐसा कौन सा जो है, इनमें से कौन सी ऐसी स्थिति होगी जिसमें जो यूनिफॉर्म स्केलिंग होती है वो प्रोड्यूस होती है। वैल्यू ऑफ स्केल फैक्टर SX और SY अगर वो अनइक्वल हो, अगर वो इक्वल हो, दोनों एक साथ हो या फिर आपके इनमें से कोई नहीं। प्रश्न को अच्छे से समझ के फिर अपना आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिख दें भाई आप। तो देखिए आपके सामने इस प्रश्न का उत्तर लिख रहा हूं, प्रश्न संख्या 21 का। जिन्होंने भी उत्तर दे दिया अपना उत्तर जांच कर लें। इस प्रश्न के अंदर आपका राइट आंसर होगा बी, वैल्यू ऑफ स्केलिंग फैक्टर्स, जो अगर SX और SY की जो वैल्यू है फैक्टर्स की वो अगर इक्वल होगी तो वो क्या करेगा भाई, यूनिफॉर्म स्केलिंग जो होती है उसको ये प्रोड्यूस करेगा। 22वां प्रश्न देखिए भाई आपके, कोहेन सुतरलैंड एल्गोरिथम डिवाइड द 2 डायमेंशनल स्पेस इन हाउ मेनी रीजन्स। जो कोहेन सुतरलैंड एल्गोरिथम होता है वो 2 डायमेंशनल 2D स्पेस को जो होता है वो कितने रीजन्स में जो है आपके डिवाइड करता है, 4, 8, 9 या 23। तो देखिए भाई प्रश्न संख्या 22 का उत्तर आपके सामने रख रहा हूं। प्रश्न संख्या 22 के अंदर जिन्होंने उत्तर दे दिया है इस प्रश्न के अंदर आपका राइट आंसर होगा वो उसे 9 रीजन्स में जो है डिवाइड करेगा, ठीक है। जो उसको वो है 9 डिवाइड में कन्वर्ट करेगा, ध्यान रखिएगा। और प्रत्येक जो कोड होगा वो कितने बिट का होगा ये भी पूछ ले तो आप ध्यान रखिएगा 4 बिट में आएगा। प्रत्येक जो कोड होगा ना वो 4 बिट में होगा। 23वां प्रश्न देखिए, 4 बिट कोड ऑफ बॉटम रीजन, ठीक है। जो 4 बिट का जो बॉटम रीजन है एमोंग द 9 रीजन, देखो यहां पर भी वैसे अगर आपने ध्यान दिया था तो यहां पर भी था 9 रीजन डिवाइड यूजिंग द कोहेन सुतरलैंड एल्गोरिथम। तो यहां पर ये कितना है भाई, 4 जो भी कोड होंगे 4 बिट जो होंगे, ठीक है। आपके यहाँ पर 4 टाइम 0, 0010, 0110 या फिर 0101, कौन सा इसके अंदर जो होगा वो कोड में डिवाइड करेगा। तो देखिए भाई इस प्रश्न का उत्तर आपके सामने, इसके अंदर आपका उत्तर जो होगा वो होगा आपके 0110। सी वाला ऑप्शन जो है वो सही होता है। 24वां प्रश्न देखिए, अकॉर्डिंग द कोहेन सुतरलैंड एल्गोरिथम, ठीक है। कोहेन सुतरलैंड एल्गोरिथम के अंतर्गत व्हाइल द लाइन लाइज इफ द 4 बिट कोड ऑफ बोथ एंड, ठीक है। जो लास्ट में जो दोनों के जो अगर वो कोड है 0000 है एंड आल्सो द लॉजिकल और गिव्स 0000 होगा तो वो क्या होगा, हाफ आउटसाइड हाफ इनसाइड, कंपैटिबली, ठीक है, कंप्लीटिवली इनसाइड, कंप्लीटिवली आउटसाइड या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। जिन्होंने भाई अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया प्लीज आपसे एक मेरा हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें आप सभी, और शेयर तो सभी कर ही दीजिए अगर आप आईटी के जो भी कैंडिडेट आगे से आगे जुड़े हैं तो।
आपको शेयर करने में पता नहीं क्यों लग रहा है ऐसा कि हम शेयर करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, वो हो जाएगा। आप शेयर क्यों नहीं कर रहे हो भाई? डेली आपसे रिक्वेस्ट की जा रही है, उसके बाद में भी आपकी कोई भी शेयरिंग नहीं लग रही है, कोई भी सपोर्ट नहीं दिया जा रहा है। जबकि आपको ये ओनली एक ऐसा चैनल मिलेगा राजस्थान के अंदर जो आपके लिए इतना एक्टिव है आईटी की भर्तियों को लेकर और उसको तैयारी करवाने को लेकर। तो देखिए भाई, प्रश्न संख्या 24 का उत्तर आपके सामने। इस प्रश्न के अंदर आपका जो उत्तर होगा वो होगा आपके कंप्लीटली जो है वो आपके इनसाइड में रहेगा, ठीक है, कंप्लीटली जो है वो इनसाइड में जाएगा। और 25वां प्रश्न है आपके सामने, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड एंड बेसिक इनपुट डिवाइस? सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला एक बेसिक इनपुट डिवाइस कौन सा है? माउस, प्रिंटर, स्कैनर या फिर कीबोर्ड? तो बिल्कुल एकदम सही आंसर आपका आया है। इसके अंदर आपका जो उत्तर होगा वो होगा आपके डी, ये जो है सबसे बेसिक इनपुट डिवाइस की श्रेणी में आता है। तो आज हमने इस फर्स्ट पार्ट के अंदर टॉप इंपॉर्टेंट जो है 25 क्वेश्चंस को क्लियर किया है। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो के ऊपर 100 लाइक का टारगेट जरूर पूरा कीजिएगा। आपके लिए जस्ट कल हम जो है एक सेकंड पार्ट लाएंगे जिसमें टॉप 25 जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मतलब 50 की सीरीज लेके चल रहे हैं, तो उसको हम उस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। और मैं उन सवाल को भी रखूंगा आपके लिए जो पिछले साल की परीक्षाओं में आए हुए थे। इसी के साथ मैं संपत लेड आप सभी से अलविदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।